हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार कंपनी टाइम टेक्नो के बारे में। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम बिजनेस देख लेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल देखेंगे एंड लास्ट में टेक्निकल देखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि क्यों इस लेवल पे इस कंपनी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम टाइम टेक्नोप्लास्ट का बिजनेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ डिटेलिंग दी हुई है। सबसे पहले तो अगर की पॉइंट देखे तो ये मार्केट लीडर कंपनी है। इसके पास लगभग 60% शेयर है अपने प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्ट क्या है, तो ये लोग बनाते हैं लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम। तो ये इसकी मेन प्रोडक्ट है। उसके बाद बहुत सारी प्लास्टिक की अलग अलग प्रोडक्ट। तो एक बार इसकी प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के ड्रम्स एंड कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर मार्केट लीडर है। फिर ये जेरी कैंस है और साथ में एचडीबी पाइप भी बनाते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक के प्रोडक्ट है। तो ये इसके कुछ मेन कॉमन प्रोडक्ट। इन लोगों ने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और उसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन भी मिलता है। कंपोजिट आईबीसी का मतलब है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के आप लिक्विड रख सकते हैं। और ये लोग फूड ग्रेड के भी इस तरह के कंटेनर बनाते हैं ताकि कोई फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर भी काम लग सके। दूसरा है कंपोजिट सिलेंडर। तो अभी जो मेटल के सिलेंडर आते हैं उसमें बहुत ही हेवी वेट होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। साथ में मेटल सिलेंडर में कोरोजन भी होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है प्लास्टिक के कंपोजिट सिलेंडर। यहाँ पे अलग अलग लेयर बना के फिर उसका कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं और उसमें से सिलेंडर बनते हैं। तो ये जो इनोवेशन है वो फर्स्ट टाइम टेक्नोप्लास्ट वाले लाए थे। और उसके जो कंपिटिटर है वो है सुप्रीम इंडस्ट्री, लेकिन उसके सामने इसका कैपेसिटी लगभग 3 टाइम्स है। उसके बाद जो एक प्रोडक्ट है वो है मॉक्स फिल्म। तो ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर बनाने में भी मॉक्स फिल्म काम लगती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्लास्टिक लेयर वाली फिल्म बनती है, उसको कंबाइन करके एक मॉक्स फिल्म बनाई जाती है। तो इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह के इसके कुछ प्रोडक्ट है और साथ में कुछ हाईटेक प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी सिर्फ अपने कुछ पोर्टफोलियो के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। धीरे धीरे इनोवेशन करके जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे वो नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ से वापस से बिजनेस में आते हैं। तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में इसका 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब कि इसका टोटल पोर्टफोलियो का 75% इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से आता है, जो ड्रम्स वगैरह बनाते हैं वहां से। अगर हम जियोग्राफी वाइज देखें तो यहाँ पे डोमेस्टिक से 66% रेवेन्यू है और 33% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके जो मेजर कस्टमर्स है वो केमिकल कंपनी एंड एफएमसीजी कंपनीज है। इसका बाकी का जो रेवेन्यू है 15% वो इंफ्रा से आता है, जहाँ पे पाइप वगैरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की मैट आती है या फिर अलग अलग घर के अंदर यूज होने वाली प्लास्टिक की चीजें आती है। यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे इनका जो ग्रोथ रेट है वो 23.6% का है। लेकिन अगर हम पूरी कंपनी का ग्रोथ रेट देखें तो ओनली 8 to 10%। मतलब कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो अगर धीरे धीरे यहाँ पे अपना रेवेन्यू स्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से लाना चालू करे तो इसका ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और सामने प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंपोजिट सिलेंडर के बारे में बताया उसी का ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे इनकी कैपेसिटी जो 14 लाख सिलेंडर बनाने की, उसके सामने अगर हम देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री की कैपेसिटी ओनली 5 लाख की। तो मॉक्स फिल्म का रेवेन्यू भी 120 करोड़ को क्रॉस कर गया था फाइनेंशियल ईयर 20 में और उसके करंट कैपेसिटी है 12,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। अब यहाँ पे कंज्यूमर पैकेजिंग बिजनेस में भी ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक फोकस है कि प्लास्टिक को बैन कर दे। तो जो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीजें है जैसे प्लास्टिक के बैग्स वगैरह को सरकार बैन कर सकती है, लेकिन ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अलग अलग वेरायटी के प्रोडक्ट है, पैकेजिंग ड्रम से बड़े बड़े, और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी है और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भी है। तो ये सारी चीज को सरकार कभी भी बैन नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा और इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा डेंट क्रिएट हो सकता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर प्लेज का। यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि प्रमोटर का प्लेजिंग परसेंटेज ज्यादा है और प्रमोटर ने धीरे धीरे अपना लोन रीपेमेंट करके और प्लेजिंग शेयर्स को रिलीज करके उसका जो प्लेजिंग परसेंटेज है 3 से 2% तक लाए है। तो वैसे हमें हमेशा प्लेजिंग परसेंटेज देखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा नहीं है तो इतना ज्यादा बोधर करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो करंट स्टेटस दिखा रहा है 5.42% दिखा रहा है और प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 51%। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल पे भी नजर डालें तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 1700 करोड़ का है और अगर हम स्टॉक का पी देखें तो ओनली 8 का पी है। तो 8 का पी आप समझ सकते हैं कि करंटली जो एफडी का रेट है उससे भी कम पी पे ये अवेलेबल है। उसके सामने अगर हम कंपनी का आरओसी आरओई देखें तो ये थोड़ा सा कम है। अगर 15 से ऊपर आरओई रहता है तो वो बेटर कंपनी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे आरओसी आरओई थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है। लेकिन उसके सामने कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू 95 की है
और करंट मार्केट प्राइस जो है 75। तो यहाँ पे कंपनी चूज करने के पीछे फाइनेंशियल तो थोड़े बहुत ठीक ठाक ही है, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, इसीलिए ये कंपनी सिलेक्ट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख ले तो आप क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे लास्ट दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखाया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। अगर हम ईयरली प्रॉफिट भी देख लेंगे तो ईयरली प्रॉफिट में भी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 215 करोड़ का है और रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर। तो यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है कि जहाँ पे थोड़ी सी स्टेगनेट होती है। तो यहाँ पे देखिए 2015-16 में थोड़ी सी स्टेगनेट हो गई थी ग्रोथ, उसके बाद 2019-20 में थोड़ी सी ग्रोथ स्टेगनेट हो गई थी। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ थोड़ी सी स्टेगनेट हो जाए, लेकिन उसके सामने यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर बैलेंस शीट भी देख ले तो बैलेंस शीट में बहुत ही ज्यादा डेट है नहीं, अगर 50% से कम डेट है तो कंपनी अच्छी है। अगर हम यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.42 है, मतलब कि 42% का डेट है, तो वो भी उतना ज्यादा बोधर करने वाली बात नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर के पास कंसिस्टेंटली 51.33% का शेयर होल्डिंग मेंटेन है और सामने FIDA का शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे करंटली 99% FIDA के पास है और बाकी का जो 30% शेयर है वो पब्लिक में है, उसमें 7% शेयर बिग एंड में, तो यहाँ पे 23% शेयर पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो मेन रेड फ्लैग था तो वो यही था कि प्रमोटर के कुछ शेयर यहाँ पे प्लेज है। इसके बाद अगर हम दूसरा रेड फ्लैग देखें तो अबूरी कंपोजिट करके कंपनी है जिसने इस कंपनी के ऊपर केस फाइल किया था। उसका ऐसा बोलना था कि यहाँ पे ये जो लोग सिलेंडर बता रहे जो मेटल फ्री सिलेंडर है उसके अंदर भी मेटल यूज किया गया है, तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट में सारा चीज सेटल हो जाएगा। तो ये रेड फ्लैग भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। अगर हम कंपनी के टेक्निकल देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक गिरावट दिखाई थी और जो लो था वो 21-22 के आसपास, यहाँ से एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम आई। मैंने ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर 2 बार प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने लगभग 70 के आसपास लिया था और यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग किया था 91 के आसपास। दूसरी बार भी मैंने सेम 70 की प्राइस पे ही बाय किया था और सेकंड टाइम मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया 100 पे। तो अभी थर्ड टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है 70 का उसको ब्रेक करके नीचे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे ये कंपनी मेरे रडार में है और हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं इसके अंदर पोजीशन बना लूं और मेरा टारगेट रहेगा 100 के आसपास। तो यहाँ पे इतना मूवमेंट आने के बाद ही मेरे रडार में क्यों आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इस कंपनी के शेयर प्राइस में नीचे की तरफ गिरावट आ रही थी और यहाँ पर एक रिवर्सल दिखाया, फिर वापस से गिरावट आई, फिर इस लेवल के ऊपर एक रिवर्सल दिखाया और यहाँ पे सारे ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन फिर से नीचे गिरावट आई। तो सिमिलर यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली 2 कैंडल बनी है और दोनों कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस ओपन हुई उसके नीचे कोई भी वीक नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली ओपन होकर शेयर प्राइस ऊपर ही जाने लगा। सेकंड टाइम भी सेम चीज हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 कैंडल इस तरह से ग्रीन बनी है। साथ में दूसरा चीज है कि यहाँ पे ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 70 का उसको टच करके फिर रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो 70 को टच करके ऊपर गया। वैसे यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन है, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आया तो हो सकता है कि यहाँ से एक मोमेंटम दिखा के आराम से 91-92 के आसपास इसका लेवल आ जाए और अगर मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ से ये आराम से अपना जो रिसेंट हाई था 120 वहां पर भी टच कर सकते। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन खराब भी रही तो भी एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखा के ये 90 तक इसका शेयर प्राइस पहुंच सकता है। तो इस तरह से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस है और यहाँ पे मैं जब टारगेट और लेवल की बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ और किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसके अंदर बेनिफिट लेता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।